नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो अलायंसेस वगैरह बन रहे हैं हम लोग ज़रा उसके बारे में बात करेंगे। अभी वहाँ पर एक नई पार्टी बनी है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की, जिसका नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट है। इस सेकुलर फ्रंट ने कांग्रेस और जो वामपंथी पार्टियां हैं और इनका तीनों का मतलब एक अलायंस हुआ है। और मेरा तो एक मानना है कि ये अलायंस जो तीनों पार्टियों का है वो डायरेक्टली मतलब परोक्ष रूप में तो ये नहीं है, ये प्रत्यक्ष में तो ये तीनों का अलायंस है, लेकिन परोक्ष रूप में इसमें एक और पार्टी शामिल है। उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, जिसके नेता हैं ओवैसी साहब। तो कुल मिलाकर ये 4 पार्टियों का अलायंस है, लेकिन दिखाने के लिए 3 पार्टियां हैं। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, उस पर आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 75 सीटें ऐसी हैं आउट ऑफ 294, 75 के आसपास वहाँ पर ऐसी कंस्टिट्यूएंसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से लेकर 75 to 80% है। और एक बात, 50% या इससे ऊपर मुस्लिम आबादी वाली 34 से 35 सीटें हैं जो ऑल इंडिया मजलिस है। मजलिस केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मतलब कि 34 से 35 सीट्स पर लड़ेगी, बाकी उसके आगे वो चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके पीछे एक रीज़न है, मजलिस चुनाव वहीं लड़ती है जहां पर उनकी जीत सुनिश्चित होती है। ऐसा आपने बिहार के विधानसभा चुनाव में देखा है। वो सीमांचल के जो ज़िले हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 70%, 75%, 65%, 50% या उससे ऊपर की हैं, 3-4 ज़िले हैं वहाँ पर, जैसे किशनगंज, अररिया वगैरह ले दे करके। तो ये चुनाव वहीं लड़ते हैं जहाँ पर इनकी जीत निश्चित होती है, क्योंकि ये जो वोटर हैं वो इनके अपने फिक्स होते हैं, ये दूसरी जगह हाथ नहीं डालते। उसका एक अगला एग्जाम्पल भी हमारे पास अभी आया है। गुजरात के जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं, जैसे अभी रिजल्ट भी गोधरा का आया है। गोधरा में 8 सीटें थी, 7 इनको मिली है। ऐसे मोडासा है वहाँ पर, तो मोडासा में भी इनको 4 में से 3 मिली है। तो मतलब ये चुनाव वहीं लड़ते हैं जहाँ पर इनकी जीत सुनिश्चित होती है। तो मजलिस को कोई हराने वाला नहीं है, और मजलिस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 34 से 35 सीटें इनकी फिक्स है, और इनका कोई भी टक्कर इनको नहीं दे सकता। तो इस तरह से बिना चुनाव हुए ही पहले ये रिजल्ट आप मान लीजिए कि ये 35 सीट ओवैसी साहब के खाते में गई। अब मैं बात करता हूँ अलायंस की। इस अलायंस में तकरीबन इस अलायंस में 40 सीटें ऐसी हैं जो अलायंस लोग कंटेस्ट करेंगे। बाकी जो 260 सीट्स में से 260 बचती हैं, 294 में से 34 तो जो 50% या उससे ऊपर वाली आबादी हो गई, जो ओवैसी साहब के खाते में जाना ही जाना है। जो बाकी 260 हैं, उन 260 में 40 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम आबादी 30% से लेकर 50% के बीच में है। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि वहाँ पर अकेले जो चुनाव जीतना ओवैसी साहब के लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पर उन सीटों पर जो नई पार्टी बनी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किन सीटों पर? जिस पर मुस्लिम आबादी 30 से लेकर 50% के बीच में है। और क्योंकि ये सीटें अकेले ये नहीं जीत सकते, इनको और भी वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हिंदू वोटर होगा। तो वो वोट दिलाने का काम कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट करेगा। वो हिंदू वोट लाएगा, और वो वोट जो आईएसएफ बनी है उसको मिलेगा। और इस तरह से जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है वो 40 सीटों पर डोमिनेट करेगी, और उसमें से
जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो निकाल सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि करीब 30 के आसपास सीटें इनके भी खाते में जाने वाली है। तो 30 सीट के मालिक जो सेकुलर फ्रंट है वो होगा, 35 सीट के मालिक ओवैसी साहब होंगे, और बाकी जो कांग्रेस एंड लेफ्ट पार्टीज हैं 10-10 के करीब इनकी सीटें आएंगी। टोटल मिलाकर के डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जो इनका अलायंस है, इस अलायंस को करीब 70 से 75 सीटें इनके खाते में ज़रूर आएगी। 75 भी आ सकती है, 80 भी जा सकती है, 70 से ऊपर ही रहेगी। एक तो बात ये समझ गए आप। अब ये अलायंस डायरेक्टली क्यों नहीं हुआ, ओवैसी साहब इसमें सीधे क्यों नहीं आए? क्योंकि ओवैसी साहब के आने पर तो ओवैसी की तो विक्ट्री केवल उन्हीं सीटों पर होगी, चाहे वो कैसे भी कंटेस्ट करें। 35 सीटें उनकी फिक्स है, लेकिन उसके आगे वाली जो सीटें हैं वहाँ पर पोलराइजेशन होता। उस पोलराइजेशन को रोकने के लिए ओवैसी साहब उसमें नहीं आए, उससे अलग हो गए, क्योंकि उनको तो 35 सीटें मिलनी है। बाकी में उन्होंने आईएसएफ को क्रिएट करवाया और आईएसएफ को कांग्रेस एंड लेफ्ट के साथ अलायंस करवा दिया। इस गेम प्लान में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, ओवैसी और आईएसएफ ये चारों इन्वॉल्व हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, दूसरी सिनेरियो ये अगली बात ये बनती है कि जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होने वाली है, और जैसा कि लग रहा है करीब वो 80-90 सीट्स के आसपास उनको सिमट जाना है। इसके बाद जब गवर्नमेंट एक फॉर्मेशन की बात आएगी, क्योंकि कुल मिलाकर के हालत ये है कि जो कांग्रेस, लेफ्ट और ये लोग जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि विधानसभा त्रिशंकु हो जाए, और त्रिशंकु विधानसभा होने के पूरी तरह से चांस है। अगर बीजेपी को पूरी अपनी मेजॉरिटी नहीं आती है तो त्रिशंकु विधानसभा की सिचुएशन इन सब के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और त्रिशंकु विधानसभा आज के हालात में त्रिशंकु विधानसभा ही नज़र आ रही है। बीजेपी ज़्यादा 125-30 के आसपास नज़र आ रही है। तो उस हालत में जो 80 के करीब इनकी सीट्स होंगी और 80-90 जो है वो ममता के पास होगा। तो अब बात आएगी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन जब होगी तो कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी बाहर हो जाए, बीजेपी को रोकना चाहे कुछ भी हो जाए। लेफ्ट क्या चाहता है? लेफ्ट बीजेपी को भी बाहर चाहता है, ममता को भी बाहर चाहता है। ओवैसी साहब क्या चाहते हैं? ओवैसी साहब चाहते हैं कि ममता भी बाहर हो, बीजेपी भी बाहर हो, और उसमें आईएसएफ इन हो। वो गवर्नमेंट किसकी बनाना चाहते हैं? इंडियन सेकुलर फ्रंट की। कांग्रेस की औकात क्या होगी? 5-7-10 एमएलए। सीपीएम की क्या होगी? 5-7-10 एमएलए। आईएसएफ कितनी होगी? 30 के आसपास। ओवैसी साहब कितने होंगे? 30-35। कुल मिला के 65-70 सीटों के ये लोग मालिक होंगे, और उस हंग विधानसभा में, उस त्रिशंकु विधानसभा में गवर्नमेंट बनाना जो है किसी के बस का नहीं होगा। मेजॉरिटी तो किसी की नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। उस बीजेपी पार्टी को रोकने के लिए सारे इकट्ठे तो होंगे, लेकिन ममता को सरेंडर करना पड़ेगा, और ममता बीजेपी को रोकने के लिए जो नया एक ऑप्शन खड़ा होगा, और वो ऑप्शन जो होगा वो कोई बंगाल का ही होगा। और बंगाली लोगों में से तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे जो अपने कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से यही लगता है कि ये सत्ता जो है वो फुरफुरा शरीफ की तरफ शिफ्ट हो रही है, और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इन कंडीशंस में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनने की तरफ अग्रसर हैं। और क्योंकि उसमें जो है ये लोग, ओवैसी साहब और पीरजादा, ये ममता को सपोर्ट नहीं करेंगे, ममता को मजबूर होकर इनका साथ देना पड़ेगा, और इस तरह से पीरजादा वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर ये कैलकुलेशन कामयाब हुआ, जो मैं समझ रहा हूँ जैसा कि हो रहा है, शायद ऐसे हालात ही बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में बंगाल को एक यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर 32 साल का पीरजादा साहब मिलेंगे। और अभी आने वाले समय में कुछ परिवर्तन शायद अगर होगा, पब्लिक का जो रुझान थोड़ा बदलेगा, उसमें हालात बदल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में और जो अभी का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है वो यही है। और आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।